नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमारणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं पंकज प्रसून जी और हम बात करने वाले हैं दो बड़ी डेवलपमेंट्स की। वैन डाइक का केस सभी ने सुना होगा। भाई साहब को उसको जेल के अंदर उनको पास्ता चाहिए, उनको अपना किचन चाहिए जहाँ वो खाना बना सके। ऐसा लग रहा है जैसे वो जेल में नहीं, 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। खैर, उसके ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं, बट वो मसाले वाली बातें, मसाला मतलब खाने का मसाला वाली बातें। पंकज जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। हो क्या रहा है ये? और आज सोनौली में और बॉर्डर पे, बांग्लादेश बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर पे भी कुछ बड़ी गतिविधियां हुई हैं जी। एक-एक करके बताते हैं गायत्री जी। सबसे पहले भारत नेपाल बॉर्डर पे, सनौली के पास भारत नेपाल बॉर्डर पे एक शख्स ग्रामीणों से बातचीत कर रहा था वहां। और आपको तो पता है कि भारत के ग्रामीण कैसे होते हैं, तो पहले अंग्रेजों को देखकर थोड़ा-सा अट्रैक्ट हुए कि क्या बातचीत कर रहा है। फिर जैसे ही 2-4 दिन हुआ, वो व्यक्ति भड़काने की कोशिश कर रहा था। जो मौजूदा मोदी सरकार है, तो उसके खिलाफ ये कर रहा था। अब गाँव वालों को आ गया गुस्सा। वो है यूपी के गाँव वाले, बाबा जी के। अब उन्हें लगा कि यार ये मतलब जो मौजूदा बीजेपी, आरएसएस और हिंदू ये सब ये भड़काने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने क्या किया, इस 6 फीट के अमेरिकन रस्सी ली, जो गाँव में जो गाय भैंस बांधने वाली रस्सी है, उसको पकड़ा और इसका हाथ-पाँव बाँधा, कपड़े उतार दिए। और पहले तो खातिरदारी की, इसे लग रहा था कि मैं तो अमेरिकन हूँ, मुझे तो ये सब करेंगे नहीं, गरीब देश के लोग हैं। पहले तो आराम से इसकी तबीयत से सेवा की है, खातिरदारी की है। उसके बाद एसएसबी को बुलाया, जवानों को। और जब एसएसबी सोनौली महाराजगंज थाने के पास इसको लेके गई है, तो इसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं। पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो बोला कि मैं तो थाईलैंड गया था, थाईलैंड में मेरा जो वीजा पासपोर्ट है वो मिस कर गया, मैं खो गया। और यही है, यही वो शख्स है। और खोने के बाद वो वहां से मैं पानी के रास्ते, जहाज के रास्ते श्रीलंका आया। और श्रीलंका से फिर वो किसी तरह वो नेपाल पहुंच गया। और नेपाल पहुंच के तब ये पकड़ा गया है। कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं। हैरानी की बात यह है कि जब और तहकीकात की गई, तो ये अमेरिकन नेवी सील्स का कमांडो है। अमेरिकन नेवी सील्स। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि अमेरिकन नेवी सील के कमांडो का वीजा पासपोर्ट थाईलैंड में खो जाए और वो अमेरिका वापस जाने के बजाय पानी के जहाज से पहले श्रीलंका आए, श्रीलंका से वो नेपाल आया, नेपाल से भारत में एंट्री करने की कोशिश करें? ये तो अपने किसी भी एम्बेसी में जाके बोल सकते हैं मेरे पेपर्स खो गए हैं, मुझे वापस भिजवा बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब कि ये बहुत ट्रेंड कमांडो है ये। एक और जब तस्वीर है, ये तो टी शर्ट वाली है, एक और है जिसमें जब गांव वाले उसे पकड़ कर ला रहे थे, नंगे बदन है, जो मैंने सबसे लास्ट में जो भेजा है। आप इसका फिजिक देखिए। और नेवी सील का कमांडो अपने आप ये हो रहा है। पहले नेवी का आदमी सिर्फ बता रहा था, नेवी का बता रहा था, जब और तहकीकात की गई तब पता चला अमेरिकन नेवी सील्स के कमांडो इंडिया में आके यहाँ के गांव वालों को केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं? वाजिब क्वेश्चन है। अच्छा चलिए, इसको एब्रेशन मान लेते हैं कि चलिए हो गया होगा। लेकिन इसी देश में, हाँ ये देखिए, जब आ रहा है तो इसके इसके जो फिजिक है, एक और क्लीन दिया है सबसे लास्ट वाला। उसमें क्या है कि ये दिख रहा है एकदम हट्टा कट्टा 6 फीट से ऊपर का। जिस वक्त गांव वाले पकड़ के इसे ला रहे थे, उस वक्त जो सौंपा गया था, उस वक्त की ये तस्वीर। यही साहब पकड़ लिए हैं। ये तो अच्छी खातिरदारी की गई है इनकी। हाँ, और इसका चेहरे पे देखिएगा तो कुछ अभी शिकन नहीं है। मतलब दे आर ट्रेंड फॉर इट, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। अच्छा, ये मैं कह रहा था, ये एब्रेशन हो सकता है। इसी देश में ये वैन डाइक भी पकड़ा गया। अभी एक और खबर है, भारत म्यांमार बॉर्डर पे, जो भारत की तरफ का इलाका है, वहां पे रिटायर्ड आर्मी जनरल्स जो अमेरिकन आर्मी के हैं, रिटायर्ड जो कर चुके हैं। और वहां क्या होता है कि जब रिटायरमेंट आपका हो गया तो आपसे स्वेच्छा से पूछा जाता है कि आप और देश की सेवा करना चाहते हो। तो जो खुद से कहते हैं, हाँ, उनको मर्सिनरी बोलते हैं, कि वो अपने मर्जी से फिर वो काम करने लगते हैं।
कल को जाके इनको अमेरिका डिसोन कर सकता है कि भाई ये हमारे रेगुलर स्टाफ नहीं। अब कोई अपने मर्जी से आके कर रहा है तो देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ये अपना काम करते हैं और इनडायरेक्टली इन्हें पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये कभी अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस तरह के रिटायर्ड जनरल्स, जिसमें अमेरिकन एयरफोर्स के भी हैं, अमेरिकन जो थल सेना है वहां की उसके भी हैं और नेवी के भी हैं, ये सारे मिलकर इनका ऑपरेशन अचानक बढ़ गया है भारत के उस साइड वाले इलाके में। और फिर ये तीसरा मैंने वैन डाइक के बारे में बताया ही, ये हो रहा है। मुझे लगता है कि ये डेस्परेटली किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। और उसी वक्त एक ट्वीट वायरल हो रहा है, आई डोंट नो कि वो ट्वीट सही है कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बड़ी तारीफ की है और उसने कहा है कि व्हाट ए फैंटास्टिक मैन, इतना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है जेके में, जम्मू कश्मीर में हो रहा है और ये आदमी बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा बात करता है और ही इज टॉकिंग इंटेलिजेंटली, इस तरह की बात कही है। मुझे लगता है ये भी संयोग है। इतने सारे संयोग एक साथ नहीं हो सकते कि म्यांमार बॉर्डर, जो भारत म्यांमार बॉर्डर पे भी अमेरिकन जो एक्स आर्मी जनरल हो जाएं, फिर ये नेपाल बॉर्डर पे भी अमेरिकन सील कमांडो पकड़ा जाए लोगों को भड़काते हुए, फिर ये कोलकाता वगैरह एरिया से ये वैंडेक और 8 यूक्रेनियन जो पकड़े गए हैं वो सारे पकड़े जाएं। कुछ तो अंदर अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जो कि अमेरिका कर रहा है भारत के अंदर। और इस तरह की हरकतें तब होती हैं जब वो तख्ता पलट के लिए स्टार्टिंग प्रिपरेशन करते रहते हैं। जैसे सीरिया वगैरह का जब स्टार्टिंग में आप जाइएगा ना, जब इन्होंने एक्चुअल ऑपरेशन शुरू किया उससे पहले ये ग्राउंड बनाते हैं और वहां भी इसी तरह मर्सनरी लोग, कोई आर्मी के कमांडो, कोई सिल कमांडो जाके वहां के लोगों को कुछ ना कुछ बता रहा है या अपना नैरेटिव वहां एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। भारत चूंकि बड़ा देश है तो हो सकता है कि ये पैचेस में और ज्यादा वक्त लगे, लेकिन जहां तहां लोन इंसिडेंट्स आ रहे, जैसे जम्मू कश्मीर में भी पकड़ा गया था, वही अमेरिकन पकड़ा गया था और कह रहा था कि उसके पास कुछ नहीं। तो ये कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, इंडो नेपाल बॉर्डर, ये सब इत्तेफाक नहीं है। वो श्रीलंका आया था, श्रीलंका से तमिलनाडु आ सकता था, लेकिन श्रीलंका से वो नेपाल आया। मतलब मैप भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ही आया है। मुझे लगता है कि आया नहीं है, इसे भेजा गया है। और देखिए पूछताछ में क्या बड़े खुलासे करता है। जो सबसे पहली जो गिरफ्तारी है जो कि हमें जानकारी है, वो वैंडेक और यूक्रेनियन वाला, वहां उस फ्रंट पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वैंडेक जो है भले ही कितना भी ट्रेंड हो, पर वो भारतीय जांच एजेंसियों के आगे टूट रहा है धीरे धीरे करके। और इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स दिखाई देने लगे हैं। जैसे ही कोई भी, जब ये जो जासूस होते हैं, या इसको क्या कहते हैं, मतलब जो उन देश के लिए इंडिपेंडेंटली, वहां तो कह दिया अमेरिका ने कि भाई सीआईए के लिए तो काम ही नहीं कर रहा था, लेकिन वैंडेक ये कहता है कि मैं तो सीरिया में भी काम कर रहा था, मैंने तो यूक्रेन में भी काम किया, तो मैंने तो वो क्यूबा में काम किया, मैंने वो अभी जो वेनेजुएला में काम किया। तो जब ये इतने देशों में काम कर रहा था, और ये सारे देश जो हैं वो डिस्टर्ब एरियाज हैं जहां पे अमेरिका कुछ चाह रहा था, वहां से काम करने के बाद इंडिया में आया, तो जाहिर तौर पे ये वार हार्डेंड है, इसको अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई थी। लेकिन रहने के बाद फिर जब कोई इस तरह का जो जासूस है, वेल ट्रेंड जासूस, जब खाने वाने के लिए बात करने लगे कि मुझे अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तो ये अर्ली सिम्टम्स माने जाते हैं कि अब ये टूट रहा है। अंदर कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, अच्छी खातिरदारी हुई होगी। हमारी जांच एजेंसियां इतने दिनों से कुछ पता करने की कोशिश कर रही होगी। ये कह रहा है कि मुझे खाना दो, तो जब ये खाना इसे अच्छा मिलेगा तो बदले में कुछ हमें भी चाहिए इससे। भाई जब तुम्हारे मनपसंद का पास्ता देंगे तो तुम हमें क्या दोगे? नहीं, इनको किचन का एक्सेस दे सकते हैं पंकज जी, जैसे बोला ना, मुझे मसाला तेल सब दे दो और मैं खुद से खाना बनाऊंगा। ये हंसी आ रही होगी, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम बहुत एक ट्रिवियल से मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बट किचन में बॉम्ब बनाने के, किसी को भी जहर देकर मारने के, किसी भी तरीके का उत्पात मचाने के बहुत इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये लोगों को पता नहीं। भारत ने साफ साफ कह दिया, जो हमारी जांच एजेंसी, जो हमारा प्रशासन है, बोला कि एक को अगर देंगे तो इसी तिहाड़ जेल में कई फॉरेनर्स हैं, वो खाने की दिक्कत तो उनको भी हो रही है, वो खा रहे हैं यही दाल रोटी। ये ऐसा क्या स्पेशल है कि इसको दिया जाए? उन्होंने कहा कि हम सॉरी, ये स्पेशल नहीं दे सकते।
और वो इसके साथ पकड़े गए यूक्रेनियंस, वो तो आराम से खा रहे हैं, हाँ, ये उनको ज़्यादा कोई दिखा हाँ, रहे हैं ना कि ग्रीसी ऑयली नहीं लग रहा है। हाँ, हुँ, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब वो धीरे-धीरे टूट रहा है। अब एक कोई बता रहा था कि वो खाना ही नहीं खा रहा है, पता नहीं 20 या 22 दिनों से वो भूख हड़ताल पे है। कोई बात नहीं, अब मतलब ग्लूकोज़ लगाएँगे। अब वो हमारे यहाँ पे एक थी ना मेघालय में मणिपुर में, जिनको 15 साल 20 हुँ, साल हुँ, हुँ, पे रखा, इनको भी लगा हुँ। देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रिप पे ज़िंदा वो कोई रहेंगे। शर्मिला नाम था उसका कुछ। शर्मिला, शर्मिला, हाँ, राइट। हाँ। तो वो अब ये भूख हड़ताल पे हैं, इन्होंने कहा कि वेल कोई बात नहीं। अब जो खबर आई इस बार जो कोर्ट में हुआ, पटियाला हाउस कोर्ट में, तो जज ने कहा कि सबसे पहले कि भाई इसके वकील गए थे, बोले कि मेरा तो क्लाइंट को कम से कम एक बेसिक ह्यूमन राइट्स वगैरह जो अंग्रेज लोग बोलते हैं कि वो मिलना चाहिए। तो जज साहब ने कहा एनआईए को कि भाई आपने पकड़ा है, बताइए क्या करना है। तो एनआईए वाले हंसने लगे, बोले कि जज साहब आपको शायद पता नहीं कि हम खाना वाला डिपार्टमेंट नहीं है, हम पूछने वाले डिपार्टमेंट है। हमारा काम जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना है, खाना देना नहीं, तो आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हो। सो कोई और पहले जो खाना खिलाता है उस डिपार्टमेंट को ढूंढो और उनको बुलाओ। आवर जॉब इज टू आस्क क्वेश्चंस। बस हमने पकड़ा, हम सवाल पूछेंगे। और इसका जो बाकी की जो फैसिलिटीज है, तो फिर वो क्या हुआ, जेल प्रशासन को पूछा गया, जो तिहाड़ जेल प्रशासन को, कि आप आइए भाई, इसका बेसिक ह्यूमन राइट्स जो बता रहे हैं उसको क्यों नहीं दे रहे खाना वगैरह। तो जेल प्रशासन का ऐसा है जी कि अभी तो हमें बहुत सारा काम है, 1 हफ्ते बाद का समय दे दीजिए, तब तक हम अपना जरूरी काम निपटा देते हैं और फिर जब बोलिए तो हाजिर हो जाएंगे। और रही बात खाने की, तो रिटन जवाब दिया गया ये तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कि देखिए हम मेन्यू में वही दे रहे हैं जो बाकी सबको दे रहे हैं। रही बात फॉरेनर्स की, तो इसके साथ कई फॉरेनर्स तिहाड़ जेल में बंद हैं। और फिर उन्होंने ही लिखा कि ये जो इसके साथ वाले यूक्रेनियंस है वो दबा के खा रहे हैं। अब इसकी तरफ से लिखा गया तो इसे हरी दाल अच्छी नहीं लगती। और इसका आरोप है कि जैसे ही जेल प्रशासन को पता चला कि हम 5 जी, जी, स्टार होटल खोले हुए हैं, जेल में बैठे हो, खाना मिल रहा है, इतना ही बहुत है इतना कि बोल इनको पीली दाल, काली दाल नहीं खाएँगे और तिहाड़ जेल का मेन्यू मंगवाएँगे। दिस इज़ जब आप यहाँ पे तामझाम करने आए थे, जब यहाँ पे उपद्रव मचाने आए थे, ड्रोन ट्रेनिंग देने आए थे, मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर चलाने आए थे, तब भी तो वही ठूस रहे थे। तो अब कुछ तो भुगतान नहीं, करना पड़ेगा। तिहाड़ जेल प्रशासन का आंसर बड़ा मजेदार है इसमें, जब वो रिटन आंसर दिया है, जिसने जैसे कहा कि हरी दाल मुझे पसंद नहीं है, इनको जैसे ही पता चला, तो तिहाड़ के जेल वालों ने क्या कि इसको सुबह दोपहर शाम सिर्फ हरी हरी दाल ही देते थे। इसको मतलब इसकी शिकायत थी, ये क्या किया मेरे साथ। और उसने कहा कि देख, सूप भी हरा मिलेगा, सुबह की दाल भी हरी मिलेगी, दोपहर की हरी मिलेगी। अब वो आदमी को जरा सोचिए, मतलब वो एक पारा है उसका आंसर का, उसने ये कहा है कि योर ऑनर, इनकी डिमांड तो आ जाती है, पर थोड़ा बहुत दिमाग न्यायपालिका को भी लगाना चाहिए। ये वार हार्डेंड क्रिमिनल है, ये मणिपुर के म्यांमार के जंगलों में रहता है, वहां कुछ बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वहां ये ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहा था, वहां का खाना इसको अच्छा लग रहा था। ऐसे ऐसे जगहों पे ये काम करके आया कि जहां बिल्कुल डिफरेंट फूड हैबिट्स है। वेनेजुएला के फूड हैबिट्स अलग हैं, सीरिया के अलग हैं, मणिपुर के अलग हैं। मणिपुर के जंगलों में ये रह रहा है छुपकर, वहां उग्रवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है, वहां इसको खाने की परेशानी नहीं हुई। और तिहाड़ में जहां पे 3 टाइम का खाना मिल रहा है इसको बढ़िया से, ये प्रॉब्लम हो गई। और आप कैसे जुडिशियरी है कि आप हमें बुलाकर पूछ लेते हैं कि इसका बेसिक ह्यूमन राइट्स, मतलब थोड़ा तो होना चाहिए ना अपना सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, या कुछ तो होना चाहिए। हमारे जब जज से साहब वेंडे को गोरी जी, चमड़ी देख के निकल जाते हैं ना जल्दी से, प्रॉब्लम ये है। गोरी चमड़ी देख के। एक बात बताइए, जो जैसे अभी आपने हम्म, कहा, इनको 3 वक़्त का खाना नसीब नहीं होता है यूएस में आज की डेट में। हाईएस्ट हम्म, मैलन्यूट्रिशन किड्स अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ इन यूएस, क्योंकि ना वहाँ पे घर में खाना बनाने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। कौन सुबह जी, जी, कॉर्नफ्लेक्स पड़े होते हैं, ठंडा दूध, गरम दूध नहीं, हमारे यहाँ तो गरम दूध दिया जाता है। कॉर्नफ्लेक्स डालो, फ्रिज से दूध निकालो, डालो, वही खा के चले जाओ, और दिन में टेक अवे, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। खाना बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पे इनको बैठे-बिठाए, चौड़े होकर तिहाड़ जेल में, वीआईपी सेल में, इनको 3 वक़्त का खाना मिल रहा है, पर अब इनको इनकी मेन्यू का चाहिए। मतलब थोड़ा मुझे लगता है जज साहब को थोड़ा देखना चाहिए कि आपकी इज़्ज़त बढ़ी है या इन कैदियों की इज़्ज़त बढ़ी है, जो इन लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं गोरी चमड़ी दिख के। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि उसमें
जो बता रहे थे, एक एक्सपर्ट थे, मैंने कहीं देखा, वो बता रहे थे कि कोई भी जासूस ऐसा तब करता है जब वो टूटने वाला होता है। ये 6 फुट पहले तो टाइट चला, फिर व्हीलचेयर पे आया, इस बार तो त्यों ऐसे वो जो पुराना जो एक तस्वीर दिखाते थे ना ईसा मसीह को, वो क्या इनकार्नेशन बोलते, उसके बाद उस तरह का ये था। उसके बाद अब ये खाने की रिक्वेस्ट लगा रहा है कि पास्ता वगैरह चाहिए। तो वो बता रहे थे कि ऐसा तब होता है जब कोई जासूस टूटकर वो कुछ बताने वाला होता है। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि जब भी जासूसी की दुनिया में आपके पास जो पुराने इंफॉर्मेशन होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, क्योंकि जैसे ये सब एक अपने ककुन में काम करते हैं, इनका अपना सिर रहता है, इनको भी सारी बातें पता नहीं होती, इनको एक जिम्मेदारी दी गई होती है, उसी बॉक्स के अंदर इनको काम करना होता है। तो जो भी देना है ये ताजा इंफॉर्मेशन दे ताकि अभी कुछ किया जा सके, क्योंकि जैसे ही अरेस्ट होंगे जो इनके मास्टर्स हैं वो पूरे उस सिस्टम का सब इसके यार दोस्त सब भाग गए होंगे, अगर ये बताएगा भी तभी वहां रुके हुए नहीं होंगे। तो वही वैसे भी सेम बहुत काम का नहीं है। बिल्कुल नॉली बॉर्डर पे पकड़ा गया, उसके साथ भी वही सेम सिचुएशन होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है यूएस के अंदर भी अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन बिश्नोई, ये बिश्नोई गैंग पे ऑपरेशन हार्ड बॉल करके चलाया गया है। बट जो बिल्कुल मुझे बिल्कुल लोग बता रहे हैं वो ऑपरेशन हार्ड बॉल बिश्नोई गैंग का नहीं है, वो बेसिकली वहां पे खालिस्तानियों के ऊपर पूरा तामझाम हो रहा है। नाम बिश्नोई बिल्कुल गैंग बिल्कुल। लगा है। क्यों, किस लिए, उसको समझने में थोड़ा समय लगेगा जैसे जैसे डिटेल्स बाहर आएंगी। बट पकड़ा खालिस्तानियों को जा रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। और इसे इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आदमी से कुछ बुलवाना हो ना तो उसकी नाक दबानी चाहिए। वो एकदम चुप है, वो अपने आप मुंह खोलेगा, नाक दबेगी मुंह खोलेगा। अब भारत बहुत दिनों से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर रहा था अमेरिका, और सोच रहा है भारत की बात को क्या सुनना है। फिर भारत के हाथ आया वैन डाइक और सर्जियो गोर वगैरह आकर पहले तो एस जयशंकर से बात कर रहे थे, सबसे नहीं माने तो फिर अमित शाह के पास पहुंचे डायरेक्ट फ्लाइट लेकर। तो अमित शाह से क्या बातचीत हुई उसके बाद समझ में आ गया कि बेचैन है। अब बेचैन जब अब नाक ये हाँ जब नाक पकड़ी है तब वहां कार्रवाई हो रही है इनडायरेक्टली। अभी भी डायरेक्ट कह नहीं रहा है कि हम खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हुआ यह है कि बोला गया कि भाई आपके जो ये हैं कोई लॉरेंस बिश्नोई गए, उसने कहा वहां पे किया है पन्नू वगैरह पे अटैक। तो इन्होंने कहा कि भाई वो क्रिमिनल है, जैसे आप बोल रहे हैं कि वैन डाइक मेरे यहाँ का क्रिमिनल है, तो आपका क्रिमिनल है तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसी तरह हमारे यहाँ का क्रिमिनल है, आप चाहो तो कार्रवाई कर लो, और भी बताओ तो जो आपके यहाँ छुपे हुए क्रिमिनल्स हैं उनकी मैं लिस्ट दे देता हूं, और उनका आपस का गैंगवार है, इसमें भारत सरकार क्या करेगी। फिर निज्जर वाला मामला आया कि निज्जर को ये कर दिया, तो बोला निज्जर के हत्यारे को आप चाहो फांसी दो, मारो, कुछ भी करो, हमें इससे क्या है, हम कहीं नहीं है इसमें। वो आपस में गैंग्स हैं, वो पैसे की लड़ाई है उनकी। और आपके यहां अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है तो इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये आपका और आपके एफबीआई का काम है उसके खिलाफ कार्रवाई करना। जैसे हमारे यहां वेंडे कुछ करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ये अमेरिका को हम नहीं सौंपेंगे पुराने जमाने की तरह कि कोई अमेरिकी पकड़ा गया तो अमेरिका को सौंपेंगे और हम इंतजार करेंगे कि अमेरिकी कोर्ट उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। वैसा नहीं, जिस देश में क्राइम होगा उस देश का कानून उसको सजा देगा। और इसी बात को लेकर जब हुआ तो समझ गया वो सर्जियो गोर ये छोड़ने ओढ़ने वाले नहीं है, और छोड़ेंगे भी तो वैसी हालत करके छोड़ेंगे, और सब कुछ जानकारी लेने के बाद छोड़ेंगे, फिर ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। बट अब सनौली वाला पकड़ा गया है तो अब एक और भारत के पास एक और एज आ गया है, क्योंकि ये अगर अमेरिकन नेवी सील्स का कमांडो है जैसा आप कह रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देख के नहीं लग रहा है कि जैसे कमांडो। देखिए दो तरीके की अमेरिकन सिटीजन होते हैं, या तो गोलगप्पा होते हैं बर्गर की तरह, बिल्कुल बियर बिल्कुल बिल्कुल हाँ। एकदम गोलू मोलू टाइप में, और या फिर दूसरे होते हैं जो एकदम एक्चुअली अच्छे से बॉडी। और जनरली मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही, जनरली ये जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं दे आर समवेयर और द अदर कनेक्टेड टू द आर्म फोर्सेस। ये बंदे बिल्कुल का बिल्कुल सील्स के साथ, नेवी सील्स इज वन ऑफ द टफेस्ट फील्ड्स इन द अमेरिकन आर्म्स फोर्सेस। वो जाने जाते हैं अपने कर्तव्य के लिए, अपने कामयाबी के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए और मिशंस के लिए। और ये बंदा यहाँ पे आया है तो इट कैन नॉट बी विदाउट अ मिशन। श्रीलंका से नेपाल पहुंच जाता है बंदा, और ये पूरे रास्ते कहीं ट्रैक नहीं होता है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि किसी ने रास्ते में चेक भी नहीं किया, ऐसे कैसे हो गया। मतलब गोरी चमड़ी देख के हमारे यहाँ सब लेट क्यों जाते हैं, दंडवत प्रणाम क्यों करते हैं। मैं तो ये बोलती हूँ बॉर्डर वाले लोगों का, सोनाली वाले लोगों का भला हो कि उन्होंने मतलब दे आइडेंटिफाइड इट। एक मैं देख रहा था उसी कमेंट में जब पकड़ा गया तो उसने कहा कि ही वाज प्रिपेयर्ड फॉर एसएसबी। एसएसबी को कैसे चकमा देना है,
या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कैसे चकमा देना है, ये उसको पता था। एसएसबी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कैसे जाए, लेकिन गांव वालों को कैसे चकमा दिया है, यहाँ पे ये मार खा गया। और पूर्वांचली या बिहारी तो आप जानते ही हैं, उनको दुनिया में किससे डर नहीं लगता। उनको शक हुआ तो तुम नेवी सील रहो या कहीं के कुछ भी रहो, वो पकड़ेंगे। और चारों तरफ से घेर के देखिए, पीछे से नारे लगाते हुए जा रहे हैं वहां पे। उनको मजा आ रहा है, उनको पता नहीं कि उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया। इसी तरह मैं एक बार देख रहा था, कश्मीर में एक आया था आतंकवादी, भारतीय जवान नहीं पकड़ सके, गांव वालों ने पकड़ के उसको सौंप दिया था। तो अब उसको जब पकड़ा और मारा वगैरह पीटा, तो देखिए क्या होता है, आई डोंट नो। लेकिन मुझे लगता है कि विदाउट एनी डॉक्यूमेंट नेवी सील का कमांडो अगर आया है, हाँ ये देखिए, ये ज्यादा क्लीन इमेज है वहां। हाँ, एक चीज और कहूँ, बहुत बड़ी हंसने की बात है, भारत की राजनीति यूपी और बिहार के गलियारों से होकर गुजरती है। जितनी पॉलिटिक्स और जितनी मतलब चाय की चौपाटी पे और गांव की पंचायत में हो जाती है ना, मतलब जिस लेवल की माइन्यूट, आई एम नॉट जोकिंग अबाउट दिस, हाँ कई लोग हंसेंगे, बट राजनीति वहां के कण कण में बसती है इन दोनों स्टेट्स के। दे अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स लाइक एनीथिंग। जैसे मैं ये कहूंगी, साउथ के लोग पॉलिटिक्स से ज्यादा पढ़ने लिखने में बहुत माहिर होते हैं, लाइक मैथ साइंसेस आप देखेंगे। वैसे ही कवायद में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में, तिल का ताड़ बनाने में, बाल की खाल निकालने में यूपी बिहार के लोग बड़े तेज होते हैं, और वो बाल तेल और तेल की धार दोनों को पहचान लेते हैं। जान भी दे देंगे हम अपनी जंग। ये किसी गांव वालों ने बनाया है इसको, मतलब वहीं के गांव वाले बना के इसको ये कर रहे थे, मतलब उनको मतलब मजा आ गया। देखिए ये समथिंग बॉडी देखिए उसकी, वो लग रहा है, देख के लग रहा है कि ये किसी मिशन पे आया हुआ है, किसी ऑपरेशन पे आया हुआ है, इसको भेजा गया है। जी जी, इसको भेजा गया। हाँ भेजा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रस्सी से बांधकर जिस तरह ले जा रहे हैं, ऑपरेशन पे गया हुआ है किसी। गुड जॉब डन है वो जी। वैन डाइक पहले ही था, एक और मिल गया। अब देखते हैं और कितने कितने लोगों पे अभी। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये वहां जो पुलिस विभाग है, मैंने वो बयान भेजा है, उन्होंने कहा है कि ये आदमी अमेरिका से भेजा गया पहले थाईलैंड, और थाईलैंड में इसने अपने डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय किए ताकि पीछे का कोई सबूत नहीं रहे। वहां से एक नया बनाया इसने श्रीलंका का, श्रीलंका में आया तो श्रीलंका में फिर डिस्ट्रॉय किए, और ये गोवा में रह रहा था। उसके बाद भारत के गोवा में ये पिछले 6 महीने से रह रहा था। वो जो पुलिस वाले ने खुलासा किया है, मुझे लगता है पूरा एक बार बयान अगर सुना सके। वो कॉपीराइट है पंकज जी, बट नहीं आईएनएस का नहीं ठीक है। तो मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं कि ये 2 नवंबर 2025 में ये श्रीलंका आया, और उसके बाद श्रीलंका में करीब 1 महीने रहा ये, और फिर वहां से इंडिया के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई। वहां से ये आता है गोवा, और ये गोवा में दिसंबर 2025 से लेके ये मतलब 3 दिनों पहले तक बता रहे हैं कि ये गोवा में था। कंटिन्यू विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, विदाउट एनी मतलब कुछ भी नहीं। हो सकता है कोई नई पहचान एक्वायर, इसका ओरिजिनल नाम ये बता रहा है कि ये जो ये जॉर्डन ये है क्या है, लेकिन ओरिजिनल है क्या किसी को नहीं पता। ये हो सकता है क्यों? हाँ, और ये ही इज ऑन ए मिशन, और शायद इस तरह नेवी सील्स कमांडो को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन देखिए, इसको किसी मतलब ये यूपी पुलिस या बिहार पुलिस नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसको सौंपना पड़ेगा फिर वही एनआईए जो इन सब चीजों में दक्ष हैं उनको। ये जो इसके जो आखिरी बार इसका जो कोई डॉक्यूमेंट ट्रेस हुआ है वो था एक टूरिस्ट वीजा थाईलैंड का। उसके बाद एक ये आदमी बिना पहचान के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के इतने दिनों से घूम रहा है जी। और इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। और आपने बताया है कि अमेरिका में तो साफ साफ पता चल जाता है कि आर्म फोर्सेस से जुड़े हुए लोग कैसे दिखते हैं और बाकी लोग कैसे दिखते हैं। ये दिखने से ही लग रहा है कि नहीं, इसकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है। हाँ, मैंने एक जनरल ट्रेंड की बात की। अगर आप वहाँ पे मतलब बॉडी लैंग्वेज अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको वो एक ट्रेंड नजर आएगा। और इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्टिफ, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड है। वो ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस से ही जुड़ा हुआ बंदा लग रहा है, या फिर सिक्योरिटी फोर्स से, जैसे होता है ना आर्म्ड पर्सनल्स भी रखते हैं बहुत सारे लोग, उस तरीके की किसी प्रोफेशन से। और ये जो आप बता रहे हैं कि बॉर्डर पे भी अमेरिकन रिटायर्ड ऑफिसर्स
ये इनके बारे में म्यांमार और वाले। हाँ, म्यांमार थोड़ा वाले। सा उसके बारे में और जानकारी मैं दे दूं कि अभी जो जहां पे वहां देखिए वहां गृह युद्ध चल रहा है म्यांमार में, और भारत के बॉर्डर के आसपास काफी एक्टिविटी बढ़ गई है अमेरिकन रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स की, और वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, वो हथियार भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और बताया ये जा रहा है कि ये चाइना और इंडिया दोनों के खिलाफ अपना बेस वहां पे स्ट्रांग कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि इनका एक प्लान है जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वो एक स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट के लिए सब काम कर रहे हैं। उस इलाके में क्रिश्चियंस बहुत हैं, मणिपुर में, मिजोरम में, और वो म्यांमार का उस इलाके में कुकी शिन ट्राइब वगैरह है। तो वहां ये उन क्रिश्चियनों के बीच उनको बढ़िया हथियार दे रहे हैं, बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं, और एक अपराइजिंग करने की जरूरत है। जो क्रिश्चियन वाला इलाका है उसमें म्यांमार में हो रहा है अपराइजिंग, अपने यहाँ डिस्टर्ब करेंगे और उसको कार्व आउट करेंगे। और इनका प्लान यह है कि वो एक ऐसा क्रिश्चियन स्टेट होगा जो जैसे अमेरिका के फेवर में होगा। वो अमेरिका चाहे तो वहां अपने सैनिक अड्डे बना सकेगा। वो चूंकि समंदर, वो उन्होंने जो मैप बना है उसमें समंदर का एक एरिया है, वहां पे अपना शिप्स वगैरह तैनात कर सकता है, नेवल बेसिस बना सकता है, और यहाँ पे इस नेवल बेस से वो इंडिया चाइना पर निगरानी रख सकेगा। साथ ही उसके लिए एक नया फ्रंट खुल जाएगा, मतलब एशियान कंट्रीज की तरफ से एक इसके एक तरह ऑब्जर्व पॉइंट होगा वहां पे, ये आप देख सकते हैं। राइट तो जी। इंडोनेशिया में क्या हो रहा है ये सब करके, तो ये इनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग यही है। अब इसको कैसे इसीलिए एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे हासिल करते हैं जी। इसीलिए बार-बार यहाँ पे अमेरिकन ऑफिसर्स की वो क्या एक्सरसाइजेस सो कॉल्ड बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्सेस के हम्म। साथ क्या कुछ नहीं आता है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट जिनको नील बटे सन्नाटा है। मतलब अगर क्या ही बोले इनकी अगर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती तो भारत को अपनी आर्म फोर्सेस नहीं उतारनी पड़ती इन्होंने 1971 में। ये खुद ही अपने बलबूते पे पाकिस्तान से जीत लेते। और एक चीज और है कि ये जब भी कोई सीआईए का पपेट आएगा बांग्लादेश में, या देखिएगा मोहम्मद यूनुस अक्सर नॉर्थ ईस्ट को लेकर बहुत बात करता था। ही वॉज नॉट कंसर्न अबाउट रेस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन वो बार बार ये कहता था कि नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे। ही वॉज सीआईए पपेट। और अब भी मुझे जो नई सरकार आई है तारिक रहमान की, ये ब्रिटेन से भेजे गए हैं, ब्रिटेन में 17 साल ये रहे हैं। अब ये ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ये हैंड इन हैंड काम करती है हमेशा से। जी। मुझे इस पे भी नहीं भरोसा है, इसलिए ये बार बार नॉर्थ ईस्ट को लेकर कुछ ज्यादा फोकस है। भारत सरकार को ये पता है, इसलिए भारत सरकार ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, और उसके ज्यादा डिटेल्स देने की जरूरत है नहीं सार्वजनिक मंचों पे कि भारत सरकार क्या कर रही है। हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये एक दुनिया का सबसे खतरनाक बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है, ये जो अपना नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार वाला इलाका है, जिसमें चाइनीज इंटेलिजेंस भी है, जिसमें इंडियन इंटेलिजेंस भी है, जिसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस तो है ही, और म्यांमार वाला। इसलिए म्यांमार के अभी जब आए थे तो उन्होंने पहला देश चुना अपने विजिट के लिए। वो बेचारे कभी बाहर नहीं निकलते, जो मिलिट्री हुंटा के वहां चीफ है वो कहीं नहीं जाते। उन्होंने अपने पहले विदेश दौरे के लिए भारत को चुना था। इसका मतलब समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वाज देयर ऑन द टेबल, जिसके बारे में अब अच्छा किया बताना भी नहीं चाहिए कि हम दोनों ने क्या बात की है, क्या समझौते हुए हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरा इलाका। अभी वो सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है। ये देखिए मिडिल ईस्ट वगैरह ये सब निपट लेंगे, रशिया और यूक्रेन वगैरह, अब उनका ये समझिए कि डन प्रोजेक्ट है, जो करना था वो कर चुके। अमेरिका को बेस उनका चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि ये अब क्या बोलते हैं ना, ये जहां जाते हैं उस जगह को बर्बाद कर देते हैं, खंगाल देते हैं, और फिर ये नई जैसे होते हैं ना पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स जिस जगह पे एक स्वार्म ऑफ पैरासाइट्स वहां जाते हैं, उस पूरे खेत खलियान को बर्बाद करके फिर नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। तो अमेरिका और अमेरिकन एलाइज एक्चुअली इसी चीज को करते रहे हैं। लिबिया को बर्बाद किया, सोमालिया, सूडान, इजिप्ट तक को बर्बाद करने की कोशिश की, थैंकफुली वो बचा रहा। कितनी कंट्रीज को, इराक को बर्बाद कर दिया जो कि अच्छा खासा प्रॉस्परस कंट्री था, इस्लाम को रेडिकलाइज करने वाला। देखिए वो पहले से ही हथियार था, पर धारीदार हथियार बनाने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो है अमेरिका और नेटो और इनके डीप स्टेट के इनके एलाइज को। अब क्योंकि उस रीजन में कुछ बाकी नहीं रहा है इनके पास, तेल वेल अभी जहां तक ईरान के ऊपर जो बात चल रही है उस पर कब्जा करके अब इनको जो नया चाहिए, अब ये जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया विच इज द बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया और ये वाले एरिया पे। अब इनको इनकी नजर इधर घूम रही है जी। और एक चीज और देखिए ना, जो टॉप रैंकिंग जो ऑफिसर से जो बयान है, जैसे ट्रेड सेक्रेटरी है वहां का अमेरिका का,
उसने क्या कहा कि हमने चाइना में कुछ गलती कर दी, वो इंडिया के साथ वो गलती नहीं रिपीट करेंगे। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, इंडिया पैसिफिक में, या आमतौर पर इस पूरे इलाके को इंडिया पैसिफिक बोला करते थे, इस बार इंडिया पैसिफिक में से इंडिया को हटा के सिर्फ पैसिफिक ये बोल रहे हैं। तो ये वहीं से सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं कि भाई तैयार रहो। अभी तो देखिए ये थाईलैंड कंबोडिया में लड़ाई से इन्होंने एक कंकड़ मार के देखा था कि क्या क्या हो सकता है। फिर ये लड़ाई यहाँ जो होने वाली है वो लड़ाई मतलब कि एक तरफ मुझे लगता है कि चाइना रहेगा, इंडिया रहेगा और ये अमेरिकी रहेंगे। कौन कितना सरवाइव कर पाता है, कैसे सरवाइव कर पाता है, ये देखना होगा, क्योंकि इस रीजन में चाइना भी नहीं चाहता कि इनकी एंट्री हो, क्योंकि बैकयार्ड ऑफ चाइना, तो वहां पे वो भी नहीं चाहेंगे। जी देखते हैं। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज आगे आए, हमें सपोर्ट करें। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।